लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। थर्ड वन इज एक्टिविटी रेशियो। फोर्थ वन इज प्रॉफिटेबिलिटी। हमने लिक्विडिटी रेशियो के बारे में पढ़ लिया था। सोल्वेंसी रेशियो में कौन कौन से रेशियो आते हैं, सब रेशियो का उनके नाम पढ़ लिए थे। आज हमें क्या करना है, उनकी पूरी डिस्क्रिप्शन पढ़ना है। लिक्विडिटी रेशियो के कौन कौन से सब टाइप्स थे? सब टाइप्स बोलो फटाफट। करंट, क्विक, कैश। हाँ, नेक्स्ट वर्किंग नेट वर्किंग और एक और था बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशियो। फर्स्ट रेशियो कौन सा था हमारा लिक्विडिटी रेशियो में? करंट रेशियो। फार्मूला क्या है इसका? करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। दूसरा कौन सा है? क्विक रेशियो। शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं। क्विक रेशियो का फार्मूला क्या है? क्विक एसेट्स। इसमें करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स में डिफरेंस क्या है? इन्वेंट्री और क्या नहीं आता? प्रीपेड एक्सपेंसेस। वो क्यों नहीं आते? क्यों नहीं आते इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस? बताओ फटाफट बताओ जरूर। क्योंकि वो जल्दी से हम लोग वो नहीं कर सकते। बताया था ना मैंने सारा। क्योंकि हम क्विक रेशियो का क्या मतलब होता है, करंट रेशियो का क्या मतलब होता है, विद इन 1 ईयर हमें कितनी जल्दी कैश रियलाइज हो जाएगा। कौन कौन सी एसेट ऐसी है जिनसे हमें 1 साल में अपनी लायबिलिटी पे करने के लिए पैसा मिल जाएगा, और इससे भी कम टाइम में, मतलब 2-3 मंथ्स में अगर हमें पैसा चाहिए तो हम किसको देखेंगे? क्विक रेशियो को। हमारी जो इन्वेंट्री होती है उसे हम 2-3 महीने में पैसा रियलाइज नहीं कर सकते। इन्वेंट्री में क्या क्या आता है? रॉ मटेरियल आता है। क्या रॉ मटेरियल से जल्दी फिनिश गुड्स बना पाओगे? नहीं, वो तो जो प्रोसेस है लगेगी, प्रोसेस में जितना टाइम लगता है उतना लगेगा ही। तो हम ये नहीं बोल सकते कि हमें 2 या 3 महीनों में पैसा रियलाइज हो जाएगा। और फिनिश गुड्स को बेचोगे तब भी हमें नहीं पता कि जल्दी से जल्दी पैसा मिलेगा या नहीं, तो उसको हम अपनी क्विक एसेट्स का पार्ट बनाते ही नहीं है। दूसरा क्या था? प्रीपेड एक्सपेंसेस। जो हमने किसी को पैसा दे दिया, पहले से ही किसी को पैसा दे रखा है, अपना कोई खर्चा पहले से ही पे कर रखा है, तो क्या हम उससे पैसा मांग लेंगे 2-3 महीनों में कि हमने तुम्हें एडवांस दे रखा है, हमारा पैसा वापस दे दो? नहीं मांग सकते, वो देगा भी नहीं। तो इसलिए हम इन दोनों चीजों को अपनी क्विक रेशियो का पार्ट बनाते नहीं है। तीसरा कौन सा था? कैश रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या था? कैश एंड बैंक बैलेंस प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी रकम। हाँ, गुड। आगे करंट लायबिलिटी। ठीक है। कैश एंड बैंक बैलेंस या कैश इक्विवेलेंट्स भी लिख सकते हो। कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश इक्विवेलेंट्स। प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज। इसमें हमने क्या बोला था? इसमें हमें और भी जल्दी पैसा रियलाइज करवाना होता है, विद इन 7 डेज या विद इन 2-3 डेज ही बोल सकते हो, 15 दिन, 7 दिन, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी। तो उतनी जल्दी हमें किससे पैसा मिलेगा? या तो हमारे पास हाथ में कैश हो वो, या फिर कोई ऐसी सिक्योरिटी, ऐसी मार्केटेबल सिक्योरिटी जो हमने खरीद रखी हो, आज खरीदी, आज ही मार्केट में बेचने जाऊंगी तो वो बिक जाएगी। तो ऐसा पैसा जो हमें जल्दी से जल्दी रियलाइज हो जाए, वो किससे पता चलेगा? कैश रेशियो को एग्जामिन करके। करंट लायबिलिटी तो हमारी करंट लायबिलिटी का पार्ट बन ही रहा है, वो तो हम अभी तीनों रेशियो में सेम लेकर चल रहे हैं। चौथा हमारा कौन सा था? बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशियो। बेसिक डिफेंस, इसका फॉर्मूला क्या था? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज डिवाइडेड बाय सेम जो हमने कैश रेशियो में करंट एसेट्स पढ़ी थी या कोई एसेट्स पढ़ी थी बोल सकते हो, सेम ऊपर तो वही आएगी, वही आएगी हमारी, और नीचे चेंज हो जाएगा। नीचे क्या आएगा हमारा? डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय 360। यस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय 360। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं फिर हमारे? डेली ऑपरेटिंग को तो मैंने बता दिया कैसे निकालोगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय 360। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए लगते हैं, क्या क्या होता है? COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन माइनस डेप्रिसिएशन या माइनस नॉन मॉनेटरी टर्म्स में जो भी चीज होती है हमारी। ठीक है, ये सब एक रिवाइज करवा रही हूँ, जल्दी से कर लो। अगला चौथा पांचवा रेशियो कौन सा रहेगा हमारा? नेट वर्किंग कैपिटल, जिसको मैंने क्या बोला था? रेशियो नहीं है, लेकिन हमारा ये रिलेशनशिप बताता है
है हमें, इसीलिए हम इसको क्या नाम दे देते हैं, रेशो के पार्ट्स में जोड़ लेते हैं। नेट वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं? नेट वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है। अब आते हैं हम अपनी रेशो की डेफिनेशन, हमने क्या पढ़ी थी? रेशो की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? रिलेशनशिप बिटवीन two or more financial variables बिटवीन टू or more. मैं बात कंप्लीट कर लूँ। दिख तो है वीडियो क्वालिटी याद कर। टू और मोर फाइनेंशियल वेरिएबल्स of financial statement which derives value of financial from financial statements which helps to derive financial value of derive financial health या फिर financial performance हेल्थ, और क्या बोल सकते हो आप इसको, परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है। ये तूने फर्स्ट क्लास में देख लिया था, रेशो समझाया था उसमें? नहीं उसमें अच्छा फर्स्ट की वीडियो नहीं थी, कोई बात नहीं, अभी दोबारा जब बताऊंगी तब एक बार बता दूंगी, ये डेफिनेशन याद रखिए। अब इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? कुछ एग्जांपल्स करे थे उसके साथ, उसके बाद सॉल्वेंसी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो के सब टाइप्स पढ़े थे, अब उनको हमें डिटेल में करना है, ठीक है। सॉल्वेंसी रेशो में पहला रेशो क्या आता है? डेट रेशो, ठीक है। इससे पहले ना एक बैलेंस शीट बनवा रही हूँ मैं, उस बैलेंस शीट को बना लो और साफ सुथरी बना लेना उसको। जो अब हम जितने भी रेशो करेंगे ना, अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन होंगे, या तो उस बैलेंस शीट को समझ लेना और सारे रेशो से डिराइव हो जाएंगे, या फिर मैं मेथड्स लिखवा दूंगी, उनको क्रैक करना पड़ेगा। अब आप दोनों में आपको जो भी सुटेबल होता है वो कर लेना। मेरी प्रेफरेंस रहेगी कि मैं कोशिश करूँ क्रैक ना करो और बैलेंस शीट से फॉर्मूले डिराइव कर लो, क्योंकि आपने देखा था मैंने सेकंड क्वेश्चन आपको करने को बोला था, तो नहीं हुआ था ना, क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें दे रखी थी, छोटी छोटी छोटी, तो वही अब इस तरह के रेशो में जुड़ती चली जाएगी। अब एक बैलेंस शीट बनवा रही जो तुम बचपन से बनाते आए हो, कुछ नहीं है। बैलेंस शीट क्या होती है? कौन सी बनाई है बचपन से? अलग बनती थी क्या? बड़ी दो होती है ना, तो ऐसे ऐसे वाली टी शेप और एक टी शेप में और एक ऐसे ऐसे वाली और ऐसे ऐसे वाली ना, ये टी शेप में बनवा रहे हैं, ऐसे ऐसे वाली ऐसे ऐसे वाली नहीं, ऐसे ऐसे वाली बनाएंगे, ठीक है। बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या आता है हमारा? इक्विटी शेयर कैपिटल, उसके बाद क्या आता है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसके बाद क्या आता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। ये तीनों चीजें मिलके क्या बनती है? इक्विटी, ठीक है। एक चीज और, जितने भी रेशियो अभी हम करेंगे उसमें दो चीजों का ध्यान रखना है, इक्विटी और इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये दोनों अलग टर्म है, ठीक है। इक्विटी एंड इक्विटी शेयर होल्डर कैपिटल, ये दोनों अलग टर्म्स हैं। ये फॉर्मूला के साथ साथ बताती रहूंगी कैसे अलग टर्म्स है, बट ये दोनों अलग है। जहां मैं इक्विटी लिखूंगी वहां पर इक्विटी शेयर होल्डर कैपिटल नहीं होगा, मतलब इन दोनों को अलग मान के चलना। ये दोनों कहीं पर भी रेशो के फॉर्मूला में एक जैसी यूज नहीं होगी, ये नोट भी डाल सकते हो आप। अगला है हमारा डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ये दोनों मिलके हमारे क्या बनती हैं? डेट्स। तीसरा है हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स और अदर करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज बोल सकते हो इनको आप।
चीजें ये मिलके क्या बनती है, टोटल डेट। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म डेट हो गई और ये लॉन्ग टर्म्स हो गए। ये तीनों चीजें मिलके बनती है इक्विटी, ये दोनों चीजें मिलके बनता है डेट, ये मिलके बनता है करंट लायबिलिटी, और इन चारों को मिला दूंगी तो क्या बन जाएगा, ये मेरा टोटल डेट्स। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते थे, और इन सब का जो टोटल होता है वो यहाँ के टोटल से मैच होता है। यही कहानी होती थी हमारी पहले भी, यही चीज अभी भी है। यहाँ हमारी लायबिलिटी, यहाँ एसेट्स, ये पढ़ते थे। बैलेंस शीट टैली नहीं हुई है। वो टैली तो नहीं, बैलेंस शीट टैली हो जाए तो बस सब कुछ हो जाए अकाउंट्स में। ठीक है, अब ये है हमारी फिक्स्ड एसेट्स और ये अदर नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, इस फिक्स्ड एसेट्स को आप क्या बोल सकते हो, और दूसरा नाम क्या दे सकते हो फिक्स्ड एसेट्स को, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। और आपके पास आ गई ये करंट एसेट्स। ये सारी चीजें, तीनों चीजें मिलके क्या बन जाती है, क्या बन जाती है, जैसे ये बना टोटल डेट, ये क्या बन जाती है मेरी टोटल एसेट्स। इन सब का टोटल प्लस इनका टोटल क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, इन चारों, ये कितनी चीजें हो गई, 3 4 5 6 7 7 चीजें, और यहाँ पर ये 3 चीजें, इन सब का टोटल आपस में बराबर आता है। ठीक है, अब धीरे धीरे हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे एक एक करके। आपके पास था लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में हमारे पास क्या क्या चीजें होती है, ये किस चीज के साथ डील करता है कि हम 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड में अगर हमारी कोई लायबिलिटी है तो उसको कैसे पे ऑफ कर पाएंगे। कंपनी के पास क्या क्या फंड्स अवेलेबल है कि अगर उसके पास बड़ी लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म की लायबिलिटीज है तो वो उसको पे ऑफ कर पाए। इसमें 3 टर्म्स आती है, क्या क्या मैंने बताया था कि जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती है या फिर बोरोइंग्स होती है, आप कहीं से बोरो करते हो कुछ पैसा, तो आपको उस बोरो किए हुए पैसे को किस फॉर्म में वापस देना पड़ता है, एक तो प्रिंसिपल देना पड़ता है और दूसरा क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, तो हमारी बोरोइंग्स कैसे पे ऑफ होती है, प्रिंसिपल की फॉर्म में पे ऑफ होती है, तो प्लस उसके ऊपर लगने वाला इंटरेस्ट भी होता है। दूसरा होता है मेरा डेट, ये पूरा मिला के बनी गई मेरी ये बोरोइंग्स, और हमारी इस लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी में एक टर्म और यूज होगी इक्विटी। इक्विटी क्या होती है, ओन फंड्स, खुद का पैसा। ठीक है, अब अगर आप कोई भी बिजनेस चलाते हो, बिजनेस के लिए कुछ भी खरीदते हो सामान, तो आप क्या करते हो, या तो अपना पैसा लगाओगे या फिर बाहर से आउटसाइडर से बोरो करोगे। तो आप आउटसाइडर से ज्यादा बोरो करोगे या अपना ज्यादा लगाओगे। उस दिन मैंने क्या बताया था कि हम कोशिश करेंगे कि अगर हमारे पास 1 लाख रुपए है तो हम 50,000 लगा लें, और अगर हमें बिजनेस में लगाने हैं टोटली 1 लाख रुपए, और हमारे पास टोटल 1 लाख रुपए है, लेकिन हम 50,000 अपना लगाएंगे और 50,000 क्या कर लेंगे, बोरो कर लेंगे। ऐसा क्यों करेंगे हम, 50,000 अपना और 50,000 बोरो क्यों करेंगे, अपना पूरा 1 लाख रुपए क्यों नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, बोलो। ताकि दिवालिया ना निकले। दिवाली तो फिर भी निकल सकते हैं, दिवालिया निकलने के बाद हमारे पास एटलीस्ट सर्वाइव करने के लिए कुछ बचा रहे। अगर हमने बिजनेस करा, 1 लाख रुपए लगाकर बिजनेस करा, 50,000 अपना लगाया, 50,000 मार्केट से उठा के लगा लिया, वो 1 लाख लगाने के बाद भी हमारा बिजनेस खराब हो गया। अब हमें क्या करना है, बाहर वालों के पैसा तो देने ही है, लेकिन अगर हमने अपना पूरा फंड्स भी लगा लिया होता तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। हमारे पास 2 टेंशन खड़ी हो जाती कि हम अपना खाना कैसे खाएं। जब इंसान खाना ही नहीं खाएगा तो बिजनेस को तो चला ही नहीं पाएगा। तो अपने पास आपको कुछ सेफर साइड में पैसा रखना पड़ेगा। इसलिए कभी भी पूरा इक्विटी, हम कोई भी काम जो है पूरा इक्विटी से फाइनेंस नहीं करते, उसमें हम डेट का रेशो भी इस्तेमाल करते हैं। वो रेशो कितना होगा वो हम धीरे धीरे रेशो एनालिसिस के चैप्टर से एग्जामिन करते जाएंगे। जैसे हम पढ़ते हैं ना, बेंचमार्क्स पढ़ते हैं, करंट रेशो का बताया था मैंने, क्या होता है आइडियल रेशो 2:1, क्विक रेशो का क्या होता है 1:1। तो इस तरह से के बेंचमार्क सेट है कुछ कि कौन सा रेशो अगर ज्यादा है तो सिचुएशन अच्छी है बिजनेस की, कौन सा रेशो कम है तो सिचुएशन अच्छी नहीं है।
अब पहला रेशो है हमारा डेट रेशो। ये डेट रेशो किसके बीच में रिलेशनशिप बताता है हमारी? डेट में मैंने बताया, रेशो में बताया था हमेशा दो या उससे ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं तो आपस में रिलेशनशिप बताते हैं। तो ये डेट रेशो हमारा किसके बीच में रिलेशनशिप बताता है? बता दो। नहीं, डेट ओवर इक्विटी का तो एक अलग रेशो है। डेट ओवर टोटल फंड्स, डेट ओवर टोटल फंड्स। डेट ओवर टोटल फंड्स क्या हो गए? बोलो कि हमारा जो टोटल फंड्स है, हमने जो बिजनेस में टोटल पैसा लगा रखा है ना, उसमें से डेट कितना है, कितना पैसा हमने बोरो करके लगा रखा है। ये रेशो में क्या बताएगा कि हमने जो बिजनेस में फाइनेंस कर रखा है, कोई एसेट खरीद रखी है, बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड कर रखी है, तो उस कैपिटल एम्प्लॉयड में हमारा डेट का रेशो कितना है। ऐसा तो नहीं है कि हमने बाहर से बहुत ही ज्यादा पैसा उठा रखा हो, एक लिमिट बता रखी कि आपको इतनी लिमिट तक ही बाहर से पैसा उठाना है। ऐसा नहीं करना कि अगर आप 1 लाख से बिजनेस शुरू कर रहे हो तो पूरा का पूरा 1 लाख फाइनेंस करवा लो बाहर से। कुछ पैसा आपकी जेब में खुद के पास ही तो होना चाहिए। अगर हम ये देखेंगे कि इस बंदे के पास खुद के पास ही पैसा नहीं है, कंपनी के पास खुद के पास ही पैसा नहीं है, वो सिर्फ बाहर से उठा के चला रही है, तो इसका मतलब इस सिचुएशन को अच्छा नहीं माना जाता। बाहर से जितना पैसा उठाओगे वो भी एक टर्म्स होती है, जितना अमाउंट रिलायबल होता है ना उतना ही बाहर से आप उठा सकते हो। डेट ओवर टोटल फंड्स। अब डेट क्या होता है मेरा? डेट होती है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। और टोटल फंड्स बता सकते हो क्या होता है? टोटल फंड्स होते हैं डेट्स प्लस इक्विटी। इन दो जगह से पैसा आता है, या तो अपना लगा लो या बाहर से उठा लो, ठीक है। तो टोटल फंड कैसे बनेगा? डेट प्लस इक्विटी। और डेट कहाँ से होता है? सिर्फ जो बाहर से उठाया हुआ पैसा है वो भी लॉन्ग टर्म का, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, या लॉन्ग टर्म के लिए कोई आपने प्रोविजन बना, पर सरप्लस नहीं है यहाँ पर, सिर्फ लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, ठीक है। इसके बाद अगला रेशो कौन सा था? अगला बोलो। अगला रेशो इक्विटी रेशो। ये तो आप मेरे को खुद भी बता सकते हो, अब मैंने डेट बता दिया। तो इक्विटी रेशो क्या रिप्रेजेंट करेगा? क्या बताएगा इक्विटी रेशो हमारा? इक्विटी प्लस टोटल फंड्स। इक्विटी क्या होती है? जैसे मैंने ऊपर डेट को वो करा था कि लॉन्ग टर्म प्रोविजंस प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हमारी क्या होती है? डेट। तो इक्विटी क्या होती है हमारी? ये होती है इक्विटी, ठीक है। जब भी इस तरीके के रेशियो एनालिसिस का चैप्टर आएगा या जो भी क्वेश्चन आएगा, कोशिश करना कि ये बैलेंस शीट तो जरूर बना लो आप साइड में। इसमें क्या है? इक्विटी मेरी क्या हो गई? ये डेट ही हो गई मेरी, ये डेट थी, ठीक है, ये इक्विटी थी। अब कई बार पता है क्वेश्चन में, जैसे मैंने तुम्हें सिंपली फॉर्मूला बता दिया, तुम्हें बहुत सारी चीजें घुमा के दे देगी। जो क्वेश्चन था उसमें बहुत सारी चीजें दे दी, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया। अब तुमसे बोल दिया कि इक्विटी रेशियो निकालो। इक्विटी रेशियो के लिए क्या चाहिए? इक्विटी डिवाइड बाय में टोटल फंड्स। अब इक्विटी कैसे निकालोगे? ये चीजें नहीं दे रखी मुझे, ये दे रखा है, ये दे रखा है। मैंने क्या बताया कि यहाँ का टोटल और यहाँ का टोटल बराबर होता है। आपको ये सारी चीजें दे रखी है, इनका टोटल कर लो, उसमें से ये माइनस कर दो तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत सिंपल तरीका बता रही हूँ। और यही चीजें जब मेथड पढ़ोगे ना, उसमें एक मेथड में बता रहा हूँ, ये और ये ऐड करोगे तो इक्विटी बन रहा है, ये और ये ऐड करोगे तो ये शेयर होल्डर्स का फंड बन रहा है। सिर्फ ये बैलेंस शीट याद कर लो, फिर बैलेंस शीट में जो जो चीजें तुम्हें दे रखी है उनको घुमा फिरा के निकाल दो। इस तरीके से होता है। जो इसमें टोटल फंड्स लिखा है उसके अंदर डेट प्लस इक्विटी है, तो हम ये सब पूरा मतलब ये पूरा साइड और ये पूरा साइड का टोटल लेंगे ना उसमें। डेट प्लस इक्विटी है ना, तो सिर्फ डेट और इक्विटी क्या है? ये वाला डेट हो गया और ये वाला इक्विटी हो गया। ये टोटल और ये टोटल दोनों नहीं लोगे, ये टोटल और ये टोटल तो इक्वल है, बराबर है दोनों आपस में। फंड सिर्फ ये वाले। हाँ, फंड्स ही। हम बैलेंस शीट पढ़ते थे, हम क्या कहते थे कि हमारी एसेट किसके बराबर होती है? लायबिलिटी प्लस कैपिटल के, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी लायबिलिटी भी है और कैपिटल भी है, तो या तो यहाँ का टोटल देख लो या तो यहाँ का टोटल देख लो। इन दोनों के टोटल को नहीं लेना। हाँ, वो तो नहीं। हाँ, टोटल एसेट्स को टोटल फंड्स बोलते हैं। हाँ, टोटल एसेट्स को टोटल फंड्स बोल सकते हो। ये अलग अलग तरीके हैं, ये इस फॉर्मूले को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं। अब वो किसको? नेट एसेट्स तो आपकी ये फिक्स्ड एसेट्स में से जो डेप्रिसिएशन हटा दोगे तो वो नेट
जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो आपको इनमें से कुछ कुछ चीजें दे देगा, कुछ कुछ चीजें मिसिंग कर देगा और आपसे बोला जाएगा ये रेशियो निकाल के दे दो। अब आपको देखना है कि आपको बैलेंस शीट के कौन कौन से आइटम दे रखे हैं, उनको प्लस माइनस करके निकालना होगा। और अगर वो प्लस माइनस आप नहीं करना चाहते तो 6 मेथड बताऊंगी, ज्यादातर वो 6 मेथड यूज होते हैं, उनको फिर क्रैम करना पड़ेगा। तो कोशिश यही करो कि क्रैमिंग ना करनी पड़े, ये बैलेंस शीट करो, बहुत ईजी है, कुछ है नहीं इस बैलेंस शीट में, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन से काम करना है। क्या दे रखा है, लाइबिलिटी में ये सारी चीजें दे रखी है, एसेट्स में ये सारी चीजें दे रखी है, क्या बोल रखा है आपको, इनमें से ये 3 चीजें मैंने दे दी, ये 4 चीजें मैंने दे दी, इक्विटी निकाल के दिखा दो मुझे। मैंने आपको इक्विटी दे दी, ये दोनों चीजें दे दी और ये दे दिया, आप ये 2 चीजें निकाल के बता सकते हो मुझे, बस इधर उधर घुमा के देना कि मिसिंग फिगर वाले क्वेश्चन आते थे ना, मिसिंग फिगर का गेम है। कई बार आपको रेशो दे दिया जाएगा, इनमें से कुछ आइटम पूछ लिया जाएगा, सिर्फ ये बैलेंस शीट बनानी है और कॉन्सेंट्रेशन से दिमाग करना है, सारे फॉर्मूले सॉल्व हो जाएंगे। इक्विटी में हमारी पता चल गई क्या क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब एक बात बताओ, ये रिजर्व्स एंड सरप्लस क्यों बनता है हमारा इक्विटी का पार्ट, क्यों बनता है? प्रॉफिट्स आते हैं इसमें। हाँ प्रॉफिट्स तो आते हैं, क्यों प्रॉफिट तो आते हैं, लेकिन जैसे उसमें मैंने बताया था कि प्रोविजन को बनाना है सिर्फ, लेकिन रिजर्व को नहीं लेना। यहाँ पर मैं बोल रही हूँ प्रोविजन तो है नहीं, प्रोविजन का कोई मतलब ही नहीं। रिजर्व और सरप्लस क्यों बनते हैं, रिजर्व और सरप्लस बनते कैसे हैं, क्रिएट कैसे होते हैं? कंपनी के फॉरफिट कर लेते हैं, चलो ठीक है। ज्यादातर क्या होता है कि कंपनी है ना कुछ प्रॉफिट कमाती है, हर साल प्रॉफिट कमाती है सपोज, ठीक है, हम लॉस वाली सिचुएशन लेकर नहीं चल रहे, जो प्रॉफिट कमाती है सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, वो नहीं करती, वो अपने लिए सेपरेट साइड के लिए रखती है, वो कहाँ रखती है वो पैसा, रिजर्व्स में कर देती है वो ट्रांसफर। और ये रिजर्व्स किसको मिलता है, एंड में जब कंपनी लिक्विडेट होती है तो किसको मिलता है, शेयर होल्डर्स को। पहले तो लायबिलिटी पे ऑफ करने के लिए यूज करते हैं और फिर बच जाता है तो कुछ किसको मिलता है, इन शेयर होल्डर्स को ही मिलता है। और ये ज्यादातर पैसा इक्विटी वालों का ही होता है। प्रेफरेंस तो हमारा फिक्स्ड है, उसको चाहे हमें रिजर्व से देना पड़े पैसा या कहीं और से देना पड़े, उनको तो देना ही पड़ेगा जितना हमने उनसे डीलिंग कर रखी है। अलग अलग तरीके के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते पड़े होंगे 12 में, रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल, फिक्स परसेंटेज, पता नहीं कौन कौन से, और तो उनको तो हमें देना ही है, उनको चाहे हम इसमें से दे चाहे किसी और में से दे। लेकिन अगर इसमें एक्स्ट्रा पैसा बच गया, सरप्लस जैसे बोलते हैं, बच गया, तो वो किसके लिए होता है, इक्विटी वालों के लिए होता है। इसीलिए हमेशा ये इक्विटी का पार्ट ही बन जाता है। जब भी इक्विटी आता है ना, वहां पर ये रिजर्व और सरप्लस भी आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने अभी तुम्हें बताया था इक्विटी और इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स दो अलग अलग टर्म्स है। इक्विटी लिया हमने तो ये तीनों चीजें आ गई। किसी ने पूछा कि प्रेफरेंस क्यों आ गया यहाँ पर, किसी ने ध्यान नहीं दिया। इक्विटी में तो आपने तीनों बताया। हाँ मैं वही बोल रही हूँ, किसी ने क्वेश्चन भी नहीं किया, आएगा तीनों ही आएगा। इक्विटी में ये तीनों आएंगे, इक्विटी शेयर होल्डर कैपिटल आएगी ना तो ये नहीं आएगा। जहां पर भी इक्विटी शेयर होल्डर कैपिटल वर्ड यूज होगा ना, वहां पर ये सिर्फ ये 2 चीजें आएंगी, ठीक है। ये 2 चीजें मिलके क्या बनती है, ये वाली और ये वाली क्या मिलके बनती है, इक्विटी शेयर होल्डर कैपिटल। इक्विटी शेयर होल्डर कैपिटल, ठीक है। इक्विटी में तीनों चीजें आएगी, इक्विटी शेयर होल्डर कैपिटल में क्या आएगी, सिर्फ ये वाली और ये वाली, ठीक है। अगला फॉर्मूला कौन सा है, डेट इक्विटी रेशियो क्या होगा, डेट अपॉन इक्विटी, डेट ओवर इक्विटी। अब एक बात बताओ, जैसे हमने करंट रेशियो पढ़ा था उसमें बताया था कि 2:1 इज आइडल रेशियो। अब इसकी में तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए आइडल रेशियो, डेट ओवर इक्विटी में तुम्हारे अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, क्या हमें डेट ज्यादा लगाना होना चाहिए, क्या बराबर होना चाहिए? बिजनेस के ऊपर कैसे, बताओ बताओ बोलो, अरे एग्जाम थोड़ी हो रहा है, बोलो तो सही, लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ कि हम नॉर्मल सोचो, तुम बिजनेस चला रहे हो तो तुम क्या सोचोगे, अपने बिजनेस में क्या करने की कोशिश करोगे।
इक्विटी ज़्यादा डेट कम, ओके। और बराबर बराबर रखें। बराबर बराबर, और बोलो। इक्विटी ज़्यादा डेट कम। इक्विटी ज़्यादा डेट कम, और मेहनत ही नहीं करेगा, ये तो मेहनत ही नहीं करेगा। देखो डेट ओवर इक्विटी में क्या होता है, 3 तरह के रेशो दे दिए मैंने, 2:1। 2:1 क्या है कि इक्विटी अगर 1 रुपये लगाई है तो मैंने डेट कितना लगा दिया, 2 रुपये। तीसरा बता दिया 1:1, डेट और इक्विटी दोनों क्या है, बराबर। अब बता दिया मैंने 4:1, ठीक है। अब जो हमें बता रखा है, हमारे आईसीआई ने बता रखा है, या जो बेंचमार्क सेट कर रखे हैं इकोनॉमिस्ट ने, वो क्या क्या कह रखा है उन्होंने कि जो रेशो में डेट इक्विटी रेशो जब चेक करना हो ना, तो 2:1 जो होता है ना, उसको हम बोल देते हैं एक्सेप्टेबल है, ये एक एक्सेप्टेबल रेंज है। इससे ऊपर मत जाना, लेकिन इससे ऊपर जाओगे तो इस रेशो को अच्छा नहीं मानेंगे फिर हम, कि कंपनी सारा पैसा बाहर से ही लगाया जा रही है। मैंने तुम्हें जब डेट रेशो बताया था तब भी यही बताया था ना कि क्या देखते हैं हम इस रेशो में कि कंपनी कितना बाहर से उठा रही है, खुद का लगा रही है नहीं लगा रही है। और ऐसा भी नहीं करना कि सारा खुद का लगा दो, एक मेंटेन रखना है आपको। अब वो मेंटेन कितना बोला, उन्होंने बोला अगर 2:1 है ना तो एक एक्सेप्टेबल रेंज है, ठीक है। कंपनी की सिचुएशन हम बोलेंगे ओके है। 1:1 है तो इट्स अ वेरी गुड पोजीशन कि आपने बराबर बराबर लगा रखा है दोनों पैसा। आप जितना बाहर से उठा रहे हो उतनी वर्थ आपकी खुद की भी है। अगर आप बाहर से 50,000 उठा रहे हो तो 50,000 आप खुद भी लगा सकते हो अपनी पॉकेट से, तो ये कंपनी बहुत अच्छी सिचुएशन में। लेकिन अगर आप खुद का कम लगा रहे हो, बाहर से 4 गुना उठा रहे हो, तो इसको हम अच्छे नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे तो बहुत बेकार सिचुएशन है कंपनी की, कि कंपनी के पास खुद के पास तो 2 रुपए और बाजार से जा रहे हैं 100 रुपए उठाने हो, तो पॉसिबल नहीं है। ऐसे तो फिर भैया पता नहीं तुम आगे बिजनेस को कैसे चलाओगे। अगर तुम्हें कभी फंड्स की जरूरत पड़ेगी तो हमेशा तुम भारी हाथ मारोगे। इन्वेस्टर्स भी देखेंगे कि ये खुद के लिए कैपेबल नहीं है कुछ भी करने के लिए, ये हम पर ही डिपेंड है, तो वो भी कोशिश करेंगे कि ये रेशो जो हो ना इस रेंज में हो तो ही हम इन्वेस्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। जब भी ये 2:1 होगा एक्सेप्टेबल रेंज है, 1:1 इट्स अ वेरी गुड सिचुएशन, 4:1 नहीं मानेंगे हम, ठीक है। लिख लो इसको डेट इक्विटी रेशियो को, डेट ओवर इक्विटी, सिंपल सिंपल सा है तो उसमें नहीं है कुछ भी। तो मैम इसका आइडियल रेशो क्या है? आइडियल रेशियो 1:1 बोल सकते हो। अगर 2:1 आता है आपको रेशियो में क्या होता है, जनरली कमेंट्स देते होते हैं, तो इसलिए बता रही हूँ अगर 2:1 है तो बोल सकते हो कि इट्स एक्सेप्टेबल रेंज, 1:1 है इट्स एन आइडियल रेशियो, 4:1 में बोल सकते हो कि हमारी कंपनी की सिचुएशन अच्छी नहीं है। डेट मतलब टोटल डेट, डेट मतलब अभी मैंने डेट क्या बताया था, लोन का प्रोविजन। हाँ, तो डेट मतलब सिर्फ वो डेट। और बाकी भी क्वेश्चंस कराऊंगी ना तब बताते जाऊंगी। फॉर्मूला में टोटल डेट है, रुक जाओ, फॉर्मूला वही कह रही हूँ, बाकी क्वेश्चन करते जाऊंगी ना, बताते जाऊंगी सारे, सिर्फ अभी आप जनरल में फॉर्मूला इसको समझते जाओ। एक एग्जांपल भी कराती हूँ। जो आईसीआई के मॉड्यूल के क्वेश्चंस है ना, कई जगह पर टोटल डेट्स और डेट को इन्होंने एक जैसा मान रखा है, मतलब सिनोनिमस मान के कर रखा है। जैसे लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये 2 चीजें है ना, इनको इन्होंने टोटल डेट बोल दिया कई क्वेश्चंस में। आईसीआई के मॉड्यूल के क्वेश्चंस पे मत जाना, सजेस्टेड आंसर आते हैं ना उसमें करते नहीं है ये लोग, एक बार देखा हो तो अभी तो क्या कभी नहीं देखा होगा, उनमें करते हैं ये लोग, तो उसके मॉड्यूल के क्वेश्चंस अपने आप मत करना, कुछ भी जहाँ जो करेक्शन होगी करवा दूंगी। एक दो एग्जाम्पल, ये तो एक जनरल एग्जाम्पल है, 2 एग्जाम्पल कराऊंगी इसमें।
कैलकुलेट करो डेट इक्विटी रेशियो। ये तो इजी वाला है, कुछ ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसके अगले वाला करना। इसमें देखो मैंने डेट में तुम्हें सिर्फ 2 चीजें दी है, ठीक है, जो तुम कह रहे थे ना टोटल डेट में वो कोई बिग फ्लैश क्वेश्चन कराऊंगी तो उसमें समझाऊंगी कि डेट में क्या क्या है इसमें एक्चुअली। आईसीआई ने 2 तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं इसके। ओके, आगे क्या आया? सिंगल सिंगल मतलब इजी सा था ना, सिंगल स्टेटमेंट्स दे रखी थी इसमें। अब अगला सेकंड क्वेश्चन करना, इसको ध्यान से करना। इसमें ना हम ये देखेंगे कि जो हमारे बड़े क्वेश्चन आते हैं ना उनको रीड कैसे करना है पहले, उसके बाद उसको सॉल्व कैसे करना है। जो अगला एग्जाम्पल है, इससे अपने कैलकुलेट करके दिखाओ मुझे डेट इक्विटी रेशियो। अब धीरे धीरे हम जो इंस्टीट्यूट का लेवल है उस तक पहुंचेंगे। इसमें कोशिश करो क्या क्या हमें चीजें दे रखी है, फॉर्मूला के लिए हमें क्या क्या चाहिए, वो कैसे निकालोगे। बैलेंस शीट ऑल्सो। क्या 6 रेशो
अगर तुम लोग इसको देख के बोल रहे हो कि टोटल डेट दे रखा है, नेट एसेट दे रखी है मैडम, वो गलत है, अब फिर से देख लो। बेटा फॉर्मूला एक ही तरीका याद करना है, या तो जो मैं लिखवा रही हूँ वो, या जो इसमें है वो, तो कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे इसमें क्या दे रखा है, नीचे नेट एसेट दे रखे, मैं क्या लिखवा रही हूँ, टोटल फंड्स। है दोनों ही चीजें सेम ही, लेकिन दिमाग में एक को बैठा के चलना भी। सिर्फ इस बैलेंस शीट को जरूर याद रख लेना। टोटल फंड्स में मैंने भी ये सारी चीजें ले ली और इन्होंने नेट एसेट में ये भी सारी चीजें ले ली। बस वो फॉर्मूला धीरे धीरे घूमेगा, अलग अलग चीजें मत याद करना। आप इस आईसी के मॉड्यूल में देखोगे, ये किसी और ऑथर की बुक उठा लेना, उसमें तुम्हें और भी मिल जाएगा कुछ लिखा हुआ। सिर्फ एक चीज को फोकस मान के फिर क्वेश्चन सॉल्व करना, सारे हो जाएंगे। क्या निकालो अभी, सारे सब निकालो, मैं बताऊंगा क्या किया है, किसने कहाँ तक कौन पहुंचा है। दो लोग देखते हैं। देखो एक हिंट देती हूँ, उसमें क्वेश्चन को रीड भी ऐसे ही करना है पेपर में। करंट रेशो दे रखा है मुझे और नेट वर्किंग कैपिटल दे रखी है। करंट रेशो में क्या आती है, दो चीजें, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। नेट वर्किंग कैपिटल में क्या आती है, करंट एसेट्स और करंट, मतलब इसका मतलब हमें ये दो चीजें तो दे रखे, मतलब ये दो रेशो दे रखे, इसका मतलब ये दो चीजें कहीं ना कहीं तो यूज है। तो सबसे पहले ये दो चीजें निकालो। इस क्वेश्चन से पता चल गया टोटल डेट और डेट में डेट इक्विटी रेशियो। वैसे 4:1 आंसर तो सही है, अब सोल्व कैसे किया एक बार करने के अंदर हो गया। क्या आया, 4:1 दिखाइए। जो मैं गलत नहीं सुन के बोल दिया 4:2 है। करा तो सही है। सही और टोटल डेट में, अच्छा देख के क्या मतलब, वैसे मजाक करते हैं। देखा कहाँ से है? इसको ठीक ठाक है, गैर सही है। वही मैंने पूछा, देख के कहाँ से किया, किसका देखो इधर वही तो पूछा है। इधर दूर दूर तक कोई नहीं। सही दिमाग चला लिया, हो गया। ये क्या मतलब, दिमाग चला रहे हो? दिमाग चलाया तभी तो हुआ है क्वेश्चन। पढ़ता तो है ये लड़का, ऐसे बोल रहे थे उसको। किसने कहा ये बात? तो गलती था, वो तो कह ही नहीं थी ना, पढ़ता है सही में। गलती था ना सर। अच्छा गलती है, कोई बात नहीं। हो गया, नहीं हुआ कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो करेंगे, परेशान हो तो। देखो क्या दे रखा है हमें, करंट रेशो दे रखा है और नेट वर्किंग कैपिटल दे रखा है। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स टू करंट लायबिलिटी। रेशो क्या है हमारा, 3:1, करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। इसको मैं इधर ले जाऊँ, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे। करंट लायबिलिटी मेरी, करंट एसेट्स मेरी कितनी हो गई, 3 टाइम्स हो गई किसकी, करंट लायबिलिटी की। अभी नेट वर्किंग कैपिटल है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। नेट वर्किंग कैपिटल में कितनी दे रखी है, 2 लाख रुपये। करंट एसेट्स कितनी है मेरे पास, 3 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटी, और ये क्या है, 1 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटी। कितनी हो गई, 2 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटी। ये कितनी है, 2 लाख। करंट लायबिलिटी कितनी आ गई मेरी यहाँ से, 1 लाख। करंट एसेट्स कितनी आ जाएगी, करंट एसेट्स कितनी आ जाएगी, 3 लाख आ जाएगी। करंट एसेट्स आ गई, करंट लायबिलिटी आ गई। अब बताओ मेरा फॉर्मूला क्या था डेट इक्विटी रेशियो का, डेट ओवर, बोलो बोलो, इक्विटी। डेट कैसे निकालेंगे, अब टोटल डेट दे रखा है, टोटल डेट में से क्या हटा दूं, करंट लायबिलिटी हटा दूं तो सिर्फ ये वाला डेट का पोर्शन आ जाएगा मेरा। टोटल डेट कितना है मेरे पास, 3 लाख। इसमें से मेरे को क्या हटानी है, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी कितनी है, 1 लाख रुपीज। तो मेरी डेट कितनी आ जाएगी, 2 लाख रुपीज। ठीक है, अब अगला बताओ, अब नीचे क्या निकालना है मुझे, इक्विटी। इक्विटी क्या है मेरा, सिर्फ
ये वाला हिस्सा, इस हिस्से को निकालने के लिए क्या मेरे पास क्या चीज दे रखी है, टोटल एसेट दे रखी है। उधर वाला पूरा हिस्सा दे रखा है, इस पूरे हिस्से में से अगर मैं सारी चीजें हटा दूंगी तो ये आ जाएगा। तो वहां टोटल एसेट कितनी थी मेरे पास, 3.5 लाख रुपए। इसमें से मेरे को क्या क्या हटाना है, डेट हटाना है, प्लस ये करंट लायबिलिटी का हिस्सा था वो हटाना है। क्या क्या हटाऊंगी अब बताओ जल्दी से। टोटल एसेट में से मेरे को क्या हटा दूं, टोटल डेट, क्योंकि टोटल डेट में क्या है मेरा, ये भी और ये भी है। 3 लाख रुपीज हटा दूंगी, क्या बच जाएगा मेरा, 50,000 बच जाएगा। 2 लाख ओवर 50,000 आ गया, ठीक है। ऐसे ही मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन मिलके बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसमें सिर्फ क्या था, ये वाली बैलेंस शीट, या तो फॉर्मूला रट लो, बार बार वही कह रही हूँ कि भाई टोटल डेट निकालने के लिए ये 2 चीजों को ऐड करते हैं तो निकलता है। अभी तुम्हें क्यों एफर्ट नहीं लगा, बैलेंस शीट समझा दी मैंने, आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। मोस्ट प्रोबेबली इंस्टीट्यूट के मटेरियल में ढूंढ लेना, मटेरियल है ना, यहाँ मिल जाए तो बैलेंस शीट। हाँ खोल ले, सामने है, खोले खोले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बैलेंस शीट मैथड से कभी भी नहीं समझाया जाएगा, ये हम लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, तब का याद है। तब भी रेशो का चैप्टर बैलेंस शीट में पढ़ा था हम लोग। तो ये बैलेंस शीट मेथड से ना ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूला नहीं याद करना पड़ता, बस कि अंदर की चीजें में निकालनी कैसे। अब इसमें तुम्हें ये पता है, कुछ भी दे देंगे ना, मिसिंग फिगर यूज करके निकाल लोगे, बहुत इजी लगता है। अभी मैं तुम्हें मेथड लिखवाऊंगी, अब तुम खुद ही बोल दोगे उसमें ये मेथड को याद करने, देखने में सारे मेथड तुम्हें लगेंगे 2 को ऐड करके तो ये बन रहा है 2 को, लेकिन उनको याद करना पड़ेगा तो वो गलत है। वो याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि बैलेंस शीट पता चल गई। बैलेंस शीट ये पक्का पक्का हमेशा लिख लेना एक बार, अभी तो करवा रही तो तुम्हें याद रहेगी, बट जल्दी रहते हो। क्या बोल रहे हो, कैलकुलेशन ऑफ प्रोप्राइटर्स फंड्स। हाँ लिखो, ये मेथड्स है जो बैलेंस शीट से उससे सॉल्व करवाए हैं, उसके मेथड हैं। शेयर होल्डर्स फंड, इसमें ये ध्यान रखना मैंने इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड नहीं लिखा, शेयर होल्डर फंड्स लिखा है। शेयर होल्डर फंड्स में क्या आता है, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस दोनों आता है। अगर इक्विटी शेयर होल्डर का फंड लिखूंगी तो सिर्फ उसमें इक्विटी प्लस रिजर्व्स आएगा, ये नाम ध्यान रख देना। और क्वेश्चन में भी तुम्हें क्या दे रखा है उसका कि शेयर होल्डर फंड दे रखा है या फिर इक्विटी शेयर होल्डर फंड दे रखा है। शेयर होल्डर दे रखा होगा तो मतलब उसमें तीनों चीजें ऐड करके दे रखी है। अब पहला मेथड है, ये मेथड इसलिए बता रही हूँ कि इनमें जैसे क्वेश्चन आएगा ना, मैंने तुम्हें सीधे सीधे चीजें लिख के दे दी, वो क्वेश्चन में ये चीजें घुमाएगा, तुमको लिख देगा शेयर होल्डर फंड्स, तुम्हारा दूसरा एक तो हेक्टिक होता है दिमाग में, तो क्या लगता है यार इक्विटी का पैसा उठा के डाल दो। तो इसमें तीनों चीजें इंक्लूड है और इक्विटी शेयर होल्डर में सिर्फ 2 चीजें इंक्लूड है। अगर हमें बोले तीनों चीजें वाला चाहिए तो 2 चीजों में तीसरी चीज ऐड करके उसको तीनों चीजों वाला बनाना पड़ेगा, ठीक है, ये इसलिए ध्यान रखना। अब देख लिया तुमको शेयर कैपिटल, इस शेयर कैपिटल में क्या क्या होगा, क्या होगा शेयर कैपिटल में, क्या सिर्फ इक्विटी होगा। शेयर कैपिटल किसको बोलते थे हम, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस दोनों को तो शेयर कैपिटल बोलते हैं, तो इसमें हमारी दोनों इंक्लूड है। अगर क्वेश्चन में आता है शेयर कैपिटल तो इसमें हमारा क्या क्या इंक्लूड होगा, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस दोनों और प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ये मेरा नेट इक्विटी रेशियो के लिए इक्विटी बन गया, ये दोनों चीजों को मिला दूंगी तो मेरा क्या बन गया, ये प्रोप्राइटर्स का फंड, प्रोप्राइटर का फंड क्या हो गया, शेयर होल्डर्स का फंड, शेयर होल्डर का फंड क्या हो गया, शेयर होल्डर का फंड क्या हो गया, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये तीन चीजों को निकालने के तरीके हैं बस। अगर शेयर कैपिटल दे रखा है तो क्या मानोगे उसमें सिर्फ ये 2 चीजें इंक्लूड है और ये तीसरी आपको और ऐड करनी है, वो क्वेश्चन में कहीं इंफॉर्मेशन दे रखी होगी तो तीसरी ऐड करोगे तो ये तब आपकी बन जाएगी वो नीचे का इक्विटी का पार्ट। पहला मेथड में ये नहीं लिखा,
दूसरा मेथड ऐसा ही है, इसमें थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। जैसे तुम्हें यहाँ शेयर कैपिटल दे दिया ना, वहाँ पर अलग अलग खुद ही दे देंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल दे दिया और रेफरेंस दे दिया। ये तो सिंपल हो गया कि क्वेश्चन में तुम्हें सिंपल, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल करवाया था मैंने, उसमें अलग अलग लिख के दे दिया था ना, ये वो फर्स्ट एग्जाम्पल का है। ये तीनों मिला के मेरी इक्विटी बन जाएगी। ठीक है, अब आता है थर्ड में देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? डेट प्लस इक्विटी। ठीक है, इसमें दोनों चीजें होती है। डेट क्या होती है मेरे? डेट को मैं और क्या बोल सकती हूँ? जैसे मैं फिक्स एसेट्स को क्या बोल सकती हूँ? नॉन करंट एसेट। जैसे डेट को क्या बोल सकती हूँ? नॉन करंट लायबिलिटी बोल सकती हूँ। अब मुझे सिर्फ इक्विटी के लिए पैसा निकालना है, तो मैं इस कैपिटल एम्प्लॉयड में से क्या हटा दूंगी? नॉन करंट लायबिलिटी। आपको मतलब जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है वो इस तरह से भी दे सकते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया आपको, उसमें क्या डेट और इक्विटी दोनों है, उसमें से हमने क्या हटा दिया? नॉन करंट लायबिलिटी हटा दी। तो मेरे पास क्या बच जाएगा? प्रोप्राइटर्स का फंड। ठीक है, प्रोप्राइटर का पैसा बच जाएगा मेरे पास, और प्रोप्राइटर का पैसा क्या होगा? वो इक्विटी का पैसा होगा। बेसिकली इसमें से हमने क्या किया? नॉन करंट लायबिलिटी मेरी क्या है? डेट ही तो है, इसी को तो नाम दिया है मैंने नॉन करंट लायबिलिटी। मैंने डेट प्लस इक्विटी में से डेट को हटा दिया, तो क्या बच गया? इक्विटी तो बच गया, लेकिन उसको ऐसे घुमा के दे दिया क्वेश्चन में बस आपको। ये मेथड्स के थ्रू याद कर लेना, या इस बैलेंस शीट को दिमाग में बार बार घुमाते रहना। ये मेथड इसलिए लगा रही हूँ कि कभी कभी अगर पढ़ना हो तो चलते फिरते एक बार रीड मार लोगे ना, तो धीरे धीरे से याद होने शुरू हो जाएंगी चीजें। पता होती है हमें, सुन लिया समझ लिया पता होती है, लेकिन क्वेश्चन करते टाइम हम भूल जाते हैं। बट छोटे क्वेश्चन में भी हो जाती है, बड़े क्वेश्चंस में होता है, तो उसको एक दो बार याद करो तो हो जाएगा। हो गया मेथड थर्ड लिख लिया। फोर्थ मेथड देखो, रेशो में मैं इसलिए बेटा इतना टाइम लगा रही हूँ कि एक बार तुम्हें रेशो याद हो गए ना, फिर दिक्कत नहीं आएगी। इस चैप्टर को एंड तक फिर रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चल आने का तो मैं फटाफट रेशो के लिखवा देती और क्वेश्चन बनाने स्टार्ट कर देती, तरीका वो भी है, उसमें तो तुम्हारे फटाफट खत्म हो जाएंगे आपके 4 या 5 दिन में चैप्टर। लेकिन इसीलिए लगा रही हूँ कि एक बार रेशो याद कर लोगे ना, और ये क्वेश्चन बनता ही बनता है, बड़ा क्वेश्चन बनता है 10 मार्क्स का, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आ गया। मेथड फोर्थ में क्या है? नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स क्या हो गई मेरी? फिक्स्ड एसेट्स हो गई। इसमें से मैं क्या और ऐड कर दूं? करंट एसेट्स और ऐड कर दूं। इसमें से क्या लेस कर दूं? करंट लायबिलिटी लेस कर दूं, और नॉन करंट लायबिलिटी लेस कर दूं। क्या बन जाएगा मेरा? इक्विटी बन जाएगा। ये बन गया मेरा प्रोप्राइटर्स का फंड। ये क्या क्या बताया मैंने? नॉन करंट एसेट्स में क्या है मेरी? फिक्स्ड एसेट्स प्लस अदर नॉन करंट एसेट्स। इन दोनों, ये दोनों चीजें प्लस करंट एसेट्स, ये 3 चीजें टोटल। इन 3 चीजों में से मैंने क्या क्या हटा दिया? एक तो इसको हटा दिया और एक इसको हटा दिया, तो क्या बच गया? ये तो बचा। उन 3 चीजों में से इस हमारा लेफ्ट हैंड साइड का टोटल और राइट हैंड साइड का टोटल बराबर होता है। उधर के टोटल में से मैंने ये 4 चीजें हटा दी, तो ये तो बचेगी, वही कर रखा है। सबसे पहले मैंने नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स को ऐड किया, उधर का टोटल बना दिया, उधर के टोटल में से नीचे की 4 चीजों का टोटल हटा दिया। नीचे की 4 चीजें मेरी क्या है? एक तो करंट लायबिलिटीज है और दूसरी क्या है? नॉन करंट लायबिलिटीज है। इन दोनों को हटा दिया तो ऊपर की इक्विटी बची। ये प्रोप्राइटर होगा। या तो मैं इसको इस मेथड के तो तुमको समझाती, लेकिन वो ऐसे डायरेक्टली समझ आता। अगर बैलेंस शीट बना रखे तो दिख रहा है ना सामने कि 4 चीजें बहुत इजी है ये तो, और ये ऐसे समझाती रहती ना तो तुम सोचते ही रहते यार नॉन करंट एसेट में ऐड करनी है, फिर ये हटाते हो, फिर ये बनी, और बैलेंस शीट से डायरेक्ट फॉर्मूला भी डिराइव होता जा रहा है। मेथड नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस
नॉन करंट लायबिलिटी। अब एक बार ये बताओ, ये फॉर्मूला सही है? दिमाग चलाओ। हाँ। पक्का? सही है पक्का? हाँ। कैसे है समझाओ मुझे। ये करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी का वर्किंग कैपिटल। हाँ तो ठीक है, आगे फिर ये तो पिछले वाला है नहीं। बनेंगे तो चारों सेम है, चारों सेम बन रहे हैं। हाँ तो ये तो बस क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन है जो तो जैसे घूम के आएगी वो लिखवा रही हूँ मैं। तो मुझे फॉर्मूला समझाओ, क्या समझ आया? इसमें नॉन करंट एसेट्स तो हो गए, फिक्स्ड एसेट्स और करंट राइट, ठीक है। वर्किंग कैपिटल में प्लस मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, तो करंट एसेट्स प्लस यहाँ पे और करंट लायबिलिटीज माइनस इधर में आ गई, हाँ ठीक है, और फिर माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज हो गई तो बच जा गया। ठीक है, बिल्कुल सही, बस यही था। इसलिए ये बैलेंस शीट बनानी बहुत ज़रूरी है। इस बैलेंस शीट से सॉल्व होगा क्वेश्चन। देखने में जो बहुत इजी है ना, वही हेल्प कर रही है तुमको सारे टिपिकल चीज़ों को सॉल्व करने में, या तो फिर इसको क्रैम करते रहो। अब आपकी चॉइस है क्या करना है, दोनों तरीके में बता दूँ। ये तो अभी सोल्व भी कर रहा है अपने मन में। अभी तक हमने कौन कौन से रेशो पढ़े हैं, आगे फिर करेंगे, तो पहले रिवाइज करो। ये बैलेंस शीट में मैं रीड कर रही हूँ, आप लोग बना के दिखाओगे। जितना भी अभी तक पढ़ा है या तो बोर्ड पे लिखोगे या अपनी अपनी नोटबुक के एक पेज पर। बताओ कैसे करना है। बोर्ड पे लिखना है, ठीक है। सारे लिखोगे, आधा चारों लिखोगे थोड़ा। क्लास खत्म हो जाएंगे। नहीं नहीं, अभी तो क्लास बची है, खत्म करने होगी। बीच में थोड़ा सा रिवाइज करा रही, फिर आगे नया पढ़ाऊंगी। क्या लास्ट में लिखवा लेना एक बार। नहीं नहीं, बीच में पढ़ लो, थोड़ा सा लगातार करते जाओगे ना तो इतनी जल्दी फिर वो नहीं होगा। मैं खुद भी ऐसे ही करती हूँ, जब भी कुछ पढ़ती हूँ मैं काम करती हूँ। पुराना अभी तक क्यों याद है, क्योंकि दो तीन बार बार तुमको बुलवाया है। आ जाओ। फिर तो नोटबुक में लिख लेंगे। अच्छा चलो लिखो, बोलती जाती हूँ वो चीज़ें लिखते जाओ। रेशो की डेफिनेशन लिखो फटाफट, कोई बात नहीं, आप लिख लेना, उतार लो किसी पेन से। देखो जो मैं बता रही हूँ, रेशो का मतलब क्या होता है, एनालिसिस का मतलब क्या होता है, एनालाइज करना, किसी भी फैक्ट को एनालाइज करना। रेशो का मतलब क्या होता है, रिलेशनशिप। कभी भी रिलेशनशिप एक चीज के बीच में देख सकते हो? नहीं। क्यों? अभी सीट क्यों चेंज, वहाँ क्या देखना है? चीटिंग करने के लिए आ गया वो, देखिए फटाफट है ना। रेशो का क्या मतलब होता है, रिलेशनशिप। हमेशा रिलेशनशिप कैसे देखी जाती है, दो चीजों के बीच में,
ब्रदर सिस्टर, मदर फादर, हस्बैंड वाइफ। तो हमारा रेशो में क्या बताता है, दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप बताता है। अब रिलेशनशिप देखनी है हमें, दो चीज़ों के बीच ही देखी जाएगी। तो रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू, यहाँ तक ये हुआ। अब किन चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप देखेंगे रेशो के चैप्टर में हम? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? अलग अलग टर्म्स, अलग अलग नंबर। जैसे हम करंट एसेट है देखें और करंट लायबिलिटी में देख रहे हैं, क्या वेरिएबल ही तो है। लेकिन क्या मैं बोलूँ कि तुम्हारी जो जिज्ञासा की है इनको आपस में कंपेयर करो, या फिर एज छोड़ो, तुम्हारा नाम और जिज्ञासा का नाम, इनको कंपेयर करो। क्या कुछ कंपैरिजन पॉसिबल है? नहीं। हमेशा कंपैरिजन के लिए क्या चाहिए हमें? फैक्ट चाहिए, नंबर चाहिए, और वो कैसे होना चाहिए? फाइनेंशियल टर्म्स में होना चाहिए, पैसे के टर्म्स में होना चाहिए। तो हम किसके बीच में रिलेशनशिप देखेंगे? टू और मोर देन टू फाइनेंशियल वेरिएबल्स। ठीक है। अब ये जो फाइनेंशियल वेरिएबल है, फाइनेंशियल वेरिएबल रेशो में क्या होते हैं? जैसे कि करंट एसेट्स हो गया, करंट लायबिलिटीज हो गया, वर्किंग कैपिटल हो गया, कुछ भी हो गया, ये कहाँ से निकलते हैं? कहाँ से आते हैं? बैलेंस शीट में से आते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट में से आते हैं, हमारी P&L में से आती है। ये सारी हमारी क्या है? तीनों चारों चीजें क्या है? हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही तो है। तो ये फाइनेंशियल वेरिएबल कहाँ से डिराइव होते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से होते हैं। ठीक है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमें क्या पता चलता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बताती है हमें? फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, परफॉर्मेंस बताती है, हमें बिजनेस की हेल्थ के बारे में बताती है। तो बस वही चीज हमारा रेशो की डेफिनेशन बन गई कि रेशो एनालिसिस क्या है? एक रिलेशनशिप है बिटवीन टू और मोर देन टू फाइनेंशियल वेरिएबल्स में से, जो कहाँ से डिराइव होते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से, जो हेल्प करते हैं एग्जामिन करने के लिए बिजनेस की हेल्थ या परफॉर्मेंस। हो गई डेफिनेशन। थोड़ा शॉर्ट में बता दिया, उस दिन थोड़ी सी सॉल्व की उसने समझा दिया था। ऐसे थ्योरी आप लेना बहुत इजी है, थोड़ा सा इसको बना लो। लिख लिया रेशो की डेफिनेशन, अब इसके टाइप्स लिखो। TH वाला परसेंटेज प्रोपोर्शनल एक्सप्रेशन क्या हो गया? आपने वही बोला होगा परसेंटेज बोल दी। नहीं, पहले मैंने टाइप्स बोला था। सॉल्वेंसी वाला। हाँ, रेशो के कितने टाइप है? 4 टाइप के रेशो है बस। ये क्या है? तो वो उसको एक्सप्रेशन बोलते हैं, बताया तो। बेटा इसको धीरे धीरे प्लीज इसलिए अगर आ रही हो याद कर लेना साथ ही साथ वो रेशो। तो याद तो है, हम दोनों कंफ्यूजन। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं बार बार मेहनत सिर्फ इसीलिए कर रही हूँ कि आगे फटाफट चैप्टर के क्वेश्चन हो जाए, इसीलिए इतनी आराम आराम से करा रही हूँ, बार बार याद करा रही हूँ, बार बार लिखा रही हूँ कि एफर्ट्स नहीं लगेंगे, एक बार याद हो गए, नहीं तो एंड में क्वेश्चन समझाना मुश्किल हो जाएगा मेरे को। और नहीं तो तुम रेशो में इतने सारे रेशो होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ कौन सा कैसे लगाओगे, जब तक तुम खुद दिमाग नहीं लगाओगे। और दिमाग तब लगाओगे जब तुम्हें हर रेशो के पीछे का मतलब पता चल जाएगा एक बार। अब उसको डेट इक्विटी को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आई ना? क्यों नहीं आई? क्योंकि उसका मतलब समझ आ गया। सर कह रहे हैं 11 बजे जाना है। छुट्टी बंद है हमारी। क्या? मैं कह रही हूँ छुट्टी बंद है हमारी। हाँ पता नहीं, सभी की बात हो रही है। सर पार्टी है ना, टॉफी बांटेंगे, टॉफी का ही तूने टॉफी का पैकेट लाएंगे सर, ऐसे हैप्पी बर्थडे कर देंगे सर। पहले भी हुई है यहाँ पर कोई पार्टी? दिवाली पर कैसे करेंगे? बताओ तो सही, कोई बात नहीं, कैसे? ये तो कोना पकड़ के बैठ जाते हैं, कहीं पे बैठा दो इसको, देख चुकी मैं इसको 2-3 क्लासों में, ये कोना पकड़ लेता है। वहाँ भी इसने कोना पकड़ लिया था, वहाँ उस क्लास में जब लगी थी फर्स्ट डे, तो कोने पे बैठा था ये बंदा।
जहाँ से मिला, और कहीं और कोई कोना होता था वहाँ पे जाते हैं, यहाँ पर बिल्कुल साइड में उधर जाके इधर तो बैठा है। यहाँ डालूंगी कल से तेरी चेयर, यहाँ बैठाऊंगी। बताओ तो यार दिवाली पार्टी कैसे हुई? वो लगा दिया था स्पीकर। यहाँ पे कैसे लाइट वाइट ऑफ कर देते हैं सर। यहाँ गुब्बारे वगैरह लगे थे सारे फोड़ने में। तेरे लिए फोन लगाते हैं फोड़ने के लिए। ये तब तो सर ये वाले जला देते थे सारे। अच्छा, ये बड़े चला देते हैं, बात बंद कर देते हैं, लाइट से यहाँ पे डीजे को फिर डांस करते लगा हैं। देते हैं, खूब उछलते हैं। फाउंडेशन वाले आएंगे ना शायद। ये परवेशिका वगैरह जो तुम्हारे साथ ही थी ना, तो ये फाउंडेशन तो क्यों नहीं रही दोबारा? पास होने का खतरा है। पास हो गई वो फाउंडेशन में, दोबारा पास आ जाती है। नहीं मैंने देखा पर उसमें फाउंडेशन में नहीं सोचा, अभी पेपर दिए है ना वैसे उन्होंने। अच्छा, उनको खतरा है पास होने का, इसलिए पेपर अच्छे नहीं हुए होंगे। मैथ्स का बोल रही है, मैथ्स में। मैथ्स का हार्ड था क्या? तुम लोग कई जगह बोल रहे हो। एक तो हार्ड पेपर, तो हमें ना और बहुत अच्छा। तीन राउंड। कई बार ना ऐसा होता है कि पेपर आते हुए भी ना हम कुछ गलतियां करके आ जाते हैं वहाँ पर जल्दी जल्दी में। अगर मैं थोड़ी बहुत मेहनत की होती तो हो जाता। अकाउंट का पेपर आया तो बहुत ही। हाँ, 4 पेपर में से 2 पेपर आसान आएंगे, 2 पेपर थोड़े ऐसे आएंगे जो तुम्हें लगता है अगर हमने अच्छे से मेहनत करी होती है ना तो हम सोल्व कर लेते हैं। हर क्वेश्चन तुम्हें बुक में मिल जाएगा और ऑब्जेक्टिव टाइप में तो हर क्वेश्चन मिल जाएगा तुम्हें, देखना। बस ये होता है कि हम बहुत सारी चीजें एंड टाइम पे स्किप कर देते हैं। आज जो मैं चीज पढ़ा रही हूँ ना लास्ट क्लास में तुम दोबारा खोल के नहीं पढ़ोगे क्योंकि तुम्हारे पास सिलेबस इतना हो जाएगा, उसको रिवाइज ही करवाना पड़ेगा तब भी तुम्हारे को डिटेल रहेगा। बस सिर्फ इतना सा है सीए में, बात सिलेबस की होती है। पढ़ तो हम सब लेते, रिवाइज नहीं करते। आप कितने साल से पढ़ा रहे हो? ये तो मैं पहले मतलब घर पे पढ़ाती थी, बाकी पहले मैं जॉब करती थी। जॉब तो खैर अब भी करती हूँ बट घर से करती हूँ काम। सीए का ही काम करती हूँ, टैक्सेशन करती जीएसटी में। पहले बीच में छोड़ दिया था 3-4 महीने के लिए, ठीक है, ऐसा नहीं पता कर लिया बस। अगला कौन सा करें? टाइप ऑफ रेशो के बाद, टाइप ऑफ रेशो के बाद क्या करें? लिक्विडिटी के लिख लिए चारों, 4, 5, 6 जो भी लिखो, फॉर्मूला के साथ लिखना। हम शॉर्टकट में नहीं। हाँ कोई बात नहीं, बस रिवाइज करना एक बार करो। तो बहुत कुछ ऐसे पढ़ाने के लिए आगे बढ़ेगा। वो डिफेंस कौन सा था? इंट्रो डिफेंस। हर रेशो के बारे में पता है? कोई पूछेगा तो बता सकते हो? कभी नहीं बता सकता ये तो, हमें तो कितना ही बता दो इसको तो। ये मैं पढ़ता बहुत है, ये तो दिखाती। किसने कह दी? मैं कह रही। तो झूठी था। हाँ तो ये सच है। अरे लड़ना नहीं है बस। तुम लोगों ने शायद एक बार पता नहीं कुछ करा भी था ना क्लास में, मैंने वीडियो देखी थी, सर ने डाल रखा था ग्रुप पे। क्या मैं पता तो खाई नहीं इसका। क्या कर दिया था तुमने? मैं सोचा यार तो बड़ा गुस्सा हो रहा है सर, कुछ तो कर दिया इन लोगों ने। इसने लड़ाई स्टार्ट कर दी। हाँ लड़ाई भी हुई थी तुम लोगों की, वही फिर से दोबारा नहीं चाहिए मुझे। स्टार्ट करवा दे। अच्छा कोई बात नहीं, खत्म मैं करवा देती हूँ, चलो पढ़ लो, लड़ाई स्टार्ट तो हो गई। यहाँ ऐसे नहीं होती ना, वो बस कभी कभी होती है। नहीं पता नहीं चलता भाई कब। ये 2 तो शरीफ है बेचारे बच्चे, क्या इतना बोलती नहीं है। ये तुम्हारे आगे ये दब गई है, देखो दोनों, ये बोल नहीं रही दोनों में तो देख नहीं रही। ये पेपर बड़ा अच्छा अटेम्प्ट करती है यार, ये बस थोड़ी सी केयरलेसनेस करती है बट पेपर बड़ा अच्छा लगता है। मैं अच्छा दिखा भी रही थी, हैंड राइटिंग भी बड़ी सही है और साफ सुथरा पेपर होता है, मजे आ जाते हैं पेपर देखने में। एक सब पेपर चेक किया था, मेरे को तो पहले से लगता था सही सही आते थे जो बड़े मजे आ रहे थे इसका पेपर चेक करने में तो सच में। अरे बस ये लिटरली मतलब मैं
जैसे देखो उसने भी दिया मैं ऐसा नहीं कहूँगी पेपर सही था, लेकिन राइटिंग और नीट क्लीन जितना था ना सब पेपर बहुत अच्छा था। जिज्ञासा का तुमने भी देखा है मानसी मानसी को फिर देखा नहीं, मैंने बोलती होंगी मानसी को सर पे बताते हैं आज। मानसी तो तेरे को ही डाल देती है। मैंने तारीफ तो बहुत सुनी थी सर से इसकी, मैं पूछ रही थी सर मानसी आप बोल रहे थे कौन है, तो कहते अभी आई नहीं है, वो पढ़ती तो बहुत है बेचारी। नहीं तारीफ क्यों क्या सर? सामने नहीं करते भाई। आज मानसी को बड़ी खुशी हुई। अच्छा ऐसा है। सच्ची में टूटी तारीफ करते थे। वैसे सब जिसकी तारीफ करते हैं उसका बेटा क्या? तारीफ वारीफ का मुझे उनका नहीं पता, लेकिन मैंने तो खुद देखी थी, वो बता रही। पेपर मजे आ गए थे, अगर तुम थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ लोगे ना तो बहुत अच्छे हो जाएगा, बहुत आराम से। हमने सर को बोला था मेरे ख्याल से मेरे बारे में भी कुछ। हाँ मैंने बोला था मैं मैंने बस कॉल आप सुबह उठते योगा किया करो, बादाम खाया करो। वो मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला था कि सर ये थोड़ी सी लापरवाही करते, जैसे तुमने क्या करा करता जैसे पहले पेज पे है 100 500 ये थी फिगर, तो तुम अगले पेज पे क्या लिखी थी 10 500 इस तरह की चीज हो गई थी। तो वो हम क्या करते हैं, या तो घबराहट में करते हैं या जल्दबाजी में करते हैं, ये चीजें तब होती है और तुम्हारा उससे पूरा क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि एक फिगर चेंज हो गई और तुमने इससे पहले वाले में क्या किया था, जैसे जो हमारा इंट्रा था उसको इंटर ले लिया, इंटर को इंट्रा ले लिया, तो उससे तुम्हारा पूरा क्वेश्चन खत्म। और सारा क्वेश्चन सही कर रखा है भाई, सिर्फ फिगर्स को तुमने कर दी, तो वो तुम्हारी एक छोटी सी गलती है और हो गया। तुम्हें इसके लिए पता है क्या करना है, या तो अपने पेपर को करने के लिए दोबारा चेक तुम्हें करना ही पड़ेगा, और वो भी शांति से। तुम अगर पेपर क्वेश्चन छूट रहा है ना कोई, तो उसको छोड़ दो, लेकिन 15 मिनट अपने पेपर को चेक करने के लिए निकालो, ताकि जो तुमने करा है ना उसको कर दो। जो अगर हमसे मिस्टेक होती है ना, तो अगर हम 1-2 बार कर लेते हैं ना तो सही हो जाता है। तो ये चीज़ें तुम्हें करनी पड़ेगी अगर हम करते हैं ये चीज़ें। ये घबराहट में होती है ये सारी चीज़ें, जल्दबाजी में होती है या घबराहट में, उसमें ही होती है। अदरवाइज पेपर में बहुत आराम से निकाल सकते हो तुम। क्या दोनों करते हैं? अच्छा पानी पीते तो घबराहट हो जाती है, मतलब प्यास तो लगती नहीं है किसी को। हाँ ये इसमें पानी का लेवल चेंज नहीं हो रहा है इसमें तुमसे, उतने कम नहीं है, वो वाली भी सेम ही है। ये छूटी है वरना मैं ये दे देती। क्या करूँ पी लूँ ना, पानी तो टाइप लिख लिया रेशो की? अगला रेशो लिख, सॉल्वेंसी रेशो। नाम क्या है सॉल्वेंसी रेशो का? और कुछ नाम भी है? अब तो मेरे ख्याल से नींदों में भी बोल दोगे तुम लोग नाम, इतना करा दिया। बहुत सारा आज के लिए पूरा लिखना है ना, फॉर्मूले भी लिखना है ना, देखा टोटल फंड और नेट एसेट्स में क्या फर्क है? कुछ भी नहीं है फर्क। तभी तो कह रही हूँ या तो बुक का फॉर्मूला याद कर लेना या मेरे वाला कर लेना, दोनों मत करने की कोशिश करना, एक भी याद नहीं होगा, कहीं दोनों तरफ भागो। लिख लिए रेशो सारे? हाँ तो 3 है बस, 3 में एग्जांपल्स। अरे और है अभी 7 रेशो में याद है वो, उसके बाद कवरेज रेशो। हाँ अभी 3 चल रहा है, डेट रेशो, इक्विटी रेशो, डेट इक्विटी रेशो। उसके बाद आएगा कैपिटल गियरिंग, उसके बाद मेथड्स लिखवाए हैं मैंने कुछ। मेथड याद मत करो, मेथड तो सिर्फ समझाने के लिए था। इसके बाद अभी कैपिटल गियरिंग रेशो करेंगे। कैपिटल गियरिंग रेशो
शादियां हुए रेशो शादियां बोलो है पूरा सर वो वैसे है। और 7 to 30 बोला था। यहाँ 12 घंटे हो गए क्या हो गया, तैयार हो क्या मैं? पजामों में आया है तो बढ़िया तैयार है उठ आया है। कितना है हाँ, मैं तभी 10 to 30 बोला था तो कह रहे ना तभी तैयार हो क्या लोग। डेली डेली पहन के आते हैं सब ऐसे है, मैं आई बस नहा के आई हूँ, ऐसी लगती हूँ मैं। जैसी वैसी लगा दी ऐसी लगती हूँ। कपड़े पहनने से लगता है मैं पहना हूँ। देखो अगला फोर्थ रेशो कौन सा है हमारा? कैपिटल गियरिंग रेशो। कैपिटल गियरिंग रेशो क्या होता है? देखो अभी रेशो में मैं बार बार क्या बता रही हूँ कि हम रिलेशनशिप देखेंगे हमेशा दो वेरिएबल्स के बीच में, दो फाइनेंशियल वेरिएबल्स के बीच में, ठीक है। तो इसमें भी हमारे एटलीस्ट मिनिमम तो 2 होंगे, उससे ज्यादा हो सकते हैं, 2 तो कम से कम होंगे ही होंगे। तो ऐसे ही कैपिटल गियरिंग रेशियो में इसमें हमारा क्या होता है, कैपिटल गियरिंग रेशियो में क्या क्या आता है? कैपिटल कैसे बनती है हमारी, कैसे बनती है? इक्विटी शेयर कैपिटल और बोलो कैपिटल कैसे बनती है हमारी? इक्विटी, ये तो इक्विटी शेयर कैपिटल का होता है, इक्विटी प्लस डेट, ये 2 मिला के हमारी कैपिटल बनती है। या तो बाहर से पैसा लेते हो या अपने लगाते हो, दोनों को मिला के कैपिटल में जोड़ देते हो। अब जो ये इक्विटी है, इक्विटी में क्या आता है? इक्विटी शेयर कैपिटल भी आता है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आता है, ठीक है। हाँ वो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर होल्डर का फंड का अलग बन जाता है हिस्सा। अभी तक हम जो रेशो कर रहे थे उसमें 2 का रिलेशनशिप था, अब यहाँ हमारा क्या हो गया? 1 रिलेशनशिप, 2 रिलेशनशिप और 3। बेसिकली कितने वेरिएबल्स हो गए मेरे? 3 फाइनेंशियल वेरिएबल्स हो गए, इनके बीच में रिलेशनशिप हो गया। कैपिटल गियरिंग रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखना, फिर इस फॉर्मूला को समझना। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डेट डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स, ठीक है। ये रेशो क्या बता रहे हैं हमें? ये रेशो क्या बता रहे हैं कि हम बिजनेस में जो कैपिटल लगाते हैं उससे हम कितना कमा पा रहे हैं कि जो हमारी फिक्स्ड कमिटमेंट है उनको पूरा कर दें। नहीं समझे? कि जब हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं किस पर्पज से लगाते हैं कि पैसा लगाएंगे तो एटलीस्ट जितना लगाया वो तो मिले ही, उससे एक्स्ट्रा हम कुछ कमा पाए। उससे एक्स्ट्रा कमा पाएंगे तो क्या कर पाएंगे? एक तो जो हमने जिससे उधार ले रखा है उसको दे पाएंगे उसका पैसा, अपने पास भी कुछ बचा पाएंगे और कहीं और इन्वेस्ट करना है तो वो भी कर पाएंगे। तो जो हम बिजनेस में कमा के, बिजनेस में लगा के जो कमाते हैं वो कमाई किसकी होती है? बिजनेस के ओनर की कमाई होती है। ओनर कौन होते हैं? क्या प्रेफरेंस वाले ओनर होते हैं? नहीं होते। कौन होते हैं ओनर? इक्विटी वाले ओनर होते हैं। तो जो बिजनेस में कमाया, बिजनेस में किसने कमाया? जो इक्विटी शेयर होल्डर्स ने जो कमाया ना, वो कमाई कितनी है कि वो अपनी फिक्स्ड कमिटमेंट पूरी कर पा रही है। फिक्स्ड कमिटमेंट किसको होती है? प्रेफरेंस वालों को फिक्स्ड परसेंटेज देना ही पड़ता है और एक जो डेट ले रखा होता है आपने उनको फिक्स्ड परसेंटेज देना पड़ता है। जितने का डेट ले रखा है प्रेफरेंस वालों को आपको क्या देना पड़ता है? डिविडेंड देना पड़ता है और डेट वालों को क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो इनको इतना फिक्स तो देना ही पड़ता है। इनसे बात हो रखी होती है कि भाई तुम्हें इतने परसेंटेज हम डिविडेंड दे देंगे या इतने परसेंटेज इंटरेस्ट दे देंगे। तो बिजनेस में लगाकर कितना कितना कमा पा रही है कंपनी कि अपनी फिक्स कमिटमेंट पूरी कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, हम इस रेशो से ये देखेंगे। सपोज आपने बिजनेस में लगाया 2 रुपए और कमाया कितना? 1 रुपए, तो क्या आप उतनी कमिटमेंट एक, और आपको ये पे कितना करना था? हमारी इंटरेस्ट और ये मिला के कितने हो रहे थे? 3 रुपए। क्या आप बिजनेस में 2 रुपए लगा के आप कमा पा रहे हो इतना? फिक्स कमिटमेंट को पूरी करने के जितना कमा पा रहे हो? नहीं कमा पा रहे। क्यों? क्योंकि आप तो सिर्फ 1 रुपए कमा रहे हो। तो हम क्या कहेंगे? कंपनी की सिचुएशन अच्छी नहीं है, ये आइडियल रेशियो हमारा नहीं है।
इसमें अभी कोई आइडल रेशो डिफाइन नहीं कर रखा, इसमें सिर्फ हमें ये बता रखा है कि ये रेशो जो है ना, अगर हमारा इतना निकल के आ रहा है कि इक्विटी शेयर होल्डर जितना पैसा लगा रहा है उससे हमारी फिक्स कमिटमेंट पूरी हो रही है तो सही है, नहीं हो रही तो हम बोलेंगे आइडल रेशो नहीं है। इक्विटी शेयर होल्डर 1 रुपये कमाए और 1 रुपये भी आ जाए तो बोल देंगे ओके सिचुएशन है हमारी। सिर्फ इस चीज को बोल रखा है, इसके लिए कोई आइडल रेशो डिफाइन नहीं कर रखा अभी कुछ भी। मैम इसमें जो ये 1:2 वाला है, हाँ उसमें इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर जो हमारी फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस हैं वो 1 है और मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स का डबल है। ये 1:2 वाले में हाँ उसमें डबल है। ये मैंने ये तुम्हें बोला है, ये जो रेशो निकल के आया है इसमें बोला मैंने कमाया इतना है, कमाया मैंने 1 रुपये लेकिन मेरी फिक्स ऑब्लिक मैंने अलग से लेके बताया था ना 3 रुपये, बेसिकली ये था, ये 3:1 मेरा आंसर निकल के आया है, ठीक है। और मेरी ये 3:1 आना चाहिए था क्योंकि मेरी कमिटमेंट कितनी मांग के चल रही हूँ मैं 3 रुपये है और मैंने कमाया कितना है 2 रुपये कमाया है, तो क्या मैंने सही कमाया है? नहीं कमाया, क्योंकि मुझे तो उसकी कमिटमेंट कितनी पूरी करनी है 3 रुपीज़, तो मेरा बेसिकली 3 रुपये तो आने चाहिए थे ना, तब मेरी कमिटमेंट पूरी हो जाती। नहीं आया मतलब फिर से नहीं आया समझ में? देखो कैपिटल क्रेडिट रेशियो हमारा किससे बनता है? इक्विटी और डेट, दो चीजों से बनता है। हम बिजनेस में क्या करें, इक्विटी और डेट दोनों लगा रहे हैं। अब इक्विटी और डेट दोनों लगाने के बाद हम कितना कमा पा रहे हैं उनसे, कितना कमा रहे हैं, वो कमाई हम किस फॉर्म में देखेंगे? सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर की कमाई को देख लो, क्योंकि जो डेट की कमाई आ रही है ना, तो एक तरह से समझ लो डेट का तो पैसा वापस दे रहे। सिर्फ इस क्वेश्चन इस वाले रेशियो में आप इस फॉर्मूले पे ध्यान देना। इसकी फॉर्मूला में क्या बोलता है कि आपको दो जनों को फिक्स परसेंटेज ऑफ पैसा देना पड़ता है, किन को? प्रेफरेंशियल कैपिटल को देना पड़ता है और डेट को देना पड़ता है। डेट को क्या देते हो आप? इंटरेस्ट देते हो। प्रेफरेंस वालों को क्या देते हो? डिविडेंड देते हो। क्या आप इतना कमा पा रहे हो? ये जो इक्विटी और कमाते कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर वाले कमाते हैं। क्या इक्विटी शेयर होल्डर इतना कमा पा रहा है कि इनकी लायबिलिटी पे कर दे? इस रेशियो से हमें सिर्फ यही पता चलता है। इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स में क्या क्या आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व और सरप्लस। प्रेफरेंस नहीं आएगा, नहीं आएगा। हाँ प्रेफरेंस नहीं आएगा। इक्विटी शेयर होल्डर फंड प्लस रिजर्व और सरप्लस, क्या ये दोनों चीजें मिला के इतना पैसा तुम्हारे पास है कि आप ये दो पे कर पाओ? सिर्फ इतना देखना है इसमें। इसमें कोई आइडल रेशियो नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें 2:1, 1:1 वो नहीं बता पा रही हूँ। उसमें कोई आइडल रेशियो डिफाइन नहीं कर रखा है। फिर आप अभी जो बताए थे वो तो मैं समझा रही थी कि रुपए का ले लो, रेशियो छोड़ो। आपने शेयर होल्डर्स फंड्स कितना कमाया? आपने सपोज कमाया 2000 रुपए, ठीक है, और आपकी ये फिक्स परसेंटेज ऑफ ये कितनी है पेमेंट करने के लिए? 3000 रुपए। अब इससे जो रेशियो निकल के आएगा ना, उस रेशियो का आइडल नहीं मानोगे। क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि आपने कमाया तो कम है और देना क्या है? ज्यादा। ये देना है और ये आया है, क्या ये सही है? तो इस चीज को यही बोला था मैंने 3:2, बस। इसमें कोई रेशियो नहीं बताया मैंने। अगर 2:3 होता तो बेटर ही है कि देना कम है और आया ज्यादा है। 2:2 होता तो भी बेटर है कि एटलीस्ट जितना देना था तो आया है, बस। तो कैपिटल गियरिंग रेशियो हमारा क्या हो गया कि एटलीस्ट इक्विटी शेयर होल्डर उतना तो कमाए, सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर उतना कमाए। इसमें प्रेफरेंस किसी ने नहीं दिया। इक्विटी शेयर होल्डर उतना तो कमाए कि जो हमारी फिक्स्ड कमिटमेंट है कंपनी की उनको पूरी कर पाए। अब जैसे वो डेट रेशियो इक्विटी रेशियो था, उसमें मैंने तो कुछ आइडिया नहीं बताया ना, क्योंकि इसमें कुछ आइडिया डिफाइन नहीं है इस तरह का। अगर कहीं किसी बुक्स में आइडिया दे भी रखा है ना, तो उन्होंने अपनी ही नॉलेज के अकॉर्डिंग दे रखा है बस। एक बार इसमें नोट लिख लो। कई बार अभी तो तुम्हें समझ आ गया, कई बार खुद पढ़ोगे आगे तो ध्यान नहीं रहता कि इस रेशियो में क्या था। कि रेशियो में क्या शो करता है? इट शोज proportion of fixed charges डिविडेंड। फिक्स चार्जेस में क्या क्या आ गए हमारे एक तरीके से? डिविडेंड आ गया और इंटरेस्ट आ गया, बियरिंग कैपिटल
टू इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स। ठीक है, इट शोज proportion of fixed charges bearing capital to equity shareholders fund, कि हमारे पास क्या इक्विटी शेयर होल्डर को इतना पैसा है कि आपकी जो फिक्स चार्जेस है, फिक्स कमिटमेंट है, उनको पूरा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। हिंदी में लिखना है, हिंदी में लिख लेना, बस ये ही पढ़ो तो समझ आ जाए। कर दो फिर। बस लिख लेना। नहीं आज के लिए बस। आज चलो बस, बस। थक गए बड़ी जल्दी। ये रेशो तो बड़े 7 रेशो है, ये खत्म। फिर वो कवरेज पे आ जाओगे ना, कवरेज रेशो पे जाना। 6 ही है ना? हाँ 7वां तो ICA में नहीं है, इसलिए वैसे 6वां और 7वां ना पढ़ाऊंगी जब देखना सेम ही है वो रेशो एक्चुअली, इसलिए ICA मोटी होगी। तुम पूछ रहे थे ना मुझसे वो रेशो, जब तुम पढ़ाओगे ना तब तुम देखना कहोगे ये तो एक ही बात है। वो रेशो कुछ इस तरह से है, इसीलिए वो ICA के मॉड्यूल का वो हिस्सा नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पुराने पेपर्स में है घुमा के दिया हुआ है 6 रेशो पेपर्स उसमें। करवा दो। प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटर क्या होता है? ओनर होता है। बिजनेस का क्या होता है? ओनर होता है। ठीक है, अब जब आप कोई बिजनेस चलाते हो, उस बिजनेस को चलाने के लिए एसेट्स वगैरह भी खरीदते हो, तो वो एसेट्स कैसे खरीदते हो? या तो बाहर से उठाए हुए पैसे से या फिर अपने लगाए हुए पैसे से। ठीक है, अब जो हम बाहर से लगाए, हम जैसे ये प्रोप्राइटरी रेशो है, इस रेशो वाले रेशो क्या होता है हमारा? रेशो हमें क्या डिफाइन करना है? इक्विटी ओवर टोटल एसेट्स। अब मैंने क्या बताया कि जब कोई आप एसेट खरीदते हो तो 2 तरीके से खरीद रहे हो, या तो बाहर के लगाए हुए पैसे, उठाए हुए पैसे से, या फिर अपने लगाए हुए पैसे से। तो हम प्रोप्राइटरी रेशो में ये देखते हैं कि जो हम एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, उसमें अपना पैसा कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। इक्विटी अपना कितना पैसा लगा रही है, ओनर अपना कितना पैसा लगाकर एसेट में एसेट को खरीद रहा है। अब ये टोटल एसेट क्या होती है? 2 होती है। टोटल एसेट्स में क्या क्या आता है? फिक्स्ड एसेट्स बोल सकते हो या तो आप, या नॉन करंट एसेट्स बोल सकते हो इसको, और दूसरी क्या होती है? करंट एसेट्स। अब मैंने क्या बोला कि टोटल एसेट्स में, हाँ खाली मैंने करंट या फिक्स्ड एसेट्स नहीं लिया, मैंने बोला टोटल एसेट्स में कितना पैसा ओनर का लगा हुआ है, कितना पैसा इक्विटी का लगा हुआ है। ठीक है, अब फिक्स्ड एसेट में सपोज मशीनरी है, मशीनरी खरीद रहे हो बिजनेस के लिए। मशीनरी कैसे खरीदोगे? या तो आप इक्विटी से खरीदोगे, खुद के पैसे से खरीदोगे, या फिर डेट से खरीदोगे। तो हम इस रेशो में क्या चेक करें कि इक्विटी कितनी लगी हुई है, कितना आपने फाइनेंस कर रखा उस एसेट को अपने पैसे से। और ये करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में क्या होगा? सपोज सन्ड्री डेटर्स हो गए। ठीक है, अब सन्ड्री डेटर्स को आप ये बोलोगे मुझसे कि सन्ड्री डेटर्स में हम अपना पैसा कैसे लगा सकते हैं? डेटर कौन होते हैं? जिनसे हमें पैसा लेना है या जिनको हमें पैसा देना है? हमें लेना है उनसे पैसा। ठीक है, अब सन्ड्री डेटर्स है, उनसे हमें पैसा लेना है, उन्होंने अभी हमें पैसा नहीं दिया, उनके लिए हुए पैसे को हम यूज करेंगे। जब हमें आ जाएगा वो पैसा तो हम उसे यूज करेंगे। मीनवाइल हमारे पास वो पैसा है नहीं, तो जो पैसा है नहीं तो हम क्या सोचते हैं कि जो अभी आने वाला है ना हमारे पास पैसा, अज्यूम कर लेते हैं कि जब वो आएगा ना, आए हुए पैसे को एज इट इज हम यूज कर देंगे। अगर हम अपना पैसा लगाएंगे उसमें, अगर हम उधार लेंगे उसमें। सपोज एक आपको खरीदना था मशीन, कोई छोटी मशीन खरीदी थी 5000 रुपीज तक की, जो फिक्स एसेट्स का पार्ट नहीं थी। ठीक है, फॉर जस्ट अजम्पशन। तो ये खरीदने के लिए आपने सोचा मैं पैसे कहाँ से लाऊं? आपको पता था मेरे सन्ड्री डेटर्स पड़े हैं कुछ 5000 रुपए के, लेकिन मेरे पास अभी इनसे पैसा मिला नहीं है, बट मिल जाएगा मुझे
विद इन 30 डेज, विद इन 40 डेज, 15 डेज मिल जाएगा मुझे इनसे पैसा। लेकिन जब तक मिलेगा तब तक मुझे ये खरीदना है, ऑपरेटिंग मेरे ऑपरेशन के लिए ज़रूरी है ये। तो मैं इसको कैसे खरीदूंगी? या तो इक्विटी लगाकर, मतलब अपना पैसा लगाकर, या फिर बाहर से डेट उठाकर। खरीद तो मैं क्या रही हूँ? करंट एसेट ही खरीद रही हूँ। मशीनरी की जगह स्टॉक ले लो, कोई इन्वेंट्री ले लो, कोई रॉ मटेरियल ले लो, ठीक है, कुछ भी खरीदना है हमें। हमने इसको कैसे खरीदा? या तो अपना पैसा लगाकर खरीदा या बाहर से उठाए हुए पैसे से खरीदा। तो वही चीज बोल रही है कि करंट एसेट्स में भी आपने कितना पैसा अपना लगा रखा है, ये रेशियो हमें वो बताता है, ठीक है, कि हमारी टोटल एसेट्स में कितनी इक्विटी लगी है। उस टोटल एसेट्स में दोनों चीज आ गई, फिक्स्ड एसेट्स भी आ गई और करंट एसेट्स भी आ गई। ये सिर्फ बताया समझाने के लिए कि हमेशा याद रखो कि यहाँ टोटल एसेट्स आएगी, खाली फिक्स्ड एसेट्स या करंट एसेट्स नहीं आएगी। अगला रेशियो कौन सा है? इसके भी मेथड है कुछ, वो मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद बता दूंगी। पहले रेशियो खत्म कर दूंगी। डेट टू टोटल एसेट्स रेशियो, क्या ये समझ पा रहे हो क्या है ये? हाँ, तो इसका क्या मतलब है कि कितना बाहर का पैसा लगा हुआ है, कितना क्या लगा हुआ है, कितनी डेट लगी हुई है आपकी। टोटल एसेट्स में कितनी डेट लगी हुई है, उसमें क्या था, कितनी इक्विटी लगी हुई है। और 7 जो मैं बार बार बोल रही हूँ कि हमारे उसमें पार्ट में दिया है इसमें की मॉड्यूल का, फिक्स्ड एसेट्स टू लॉन्ग टर्म फंड्स रेशियो। ये क्या बता रहा है हमें? इस रेशियो का फॉर्मूला बताओ क्या है? फिक्स्ड एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म फंड्स। अब देखो इस रेशियो में मैंने क्या बताया कि कितना डेट लगा हुआ है टोटल एसेट्स में। यहाँ ये रेशियो क्या बता रहा है कि कितनी फिक्स्ड एसेट्स है जो हमारे लॉन्ग टर्म फंड से फाइनेंस हुई है। यहाँ क्या है कि कितने डेट से हमारी एसेट फाइनेंस हुई है, टोटल एसेट कितनी फाइनेंस हुई है जिसमें डेट लगा हुआ है। और ये क्या बता रहा है कि कितनी फिक्स्ड एसेट्स है जो मेरी लॉन्ग टर्म फंड से फाइनेंस हुई है। बेसिकली ये यही वाले रेशियो को घुमा के बोल रहा है। बस ये हमें क्या बता रहा है, यहाँ सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स को देखना है, यहाँ हमारी टोटल एसेट्स को देखना है, ठीक है। ये वाला फिक्स्ड एसेट्स टू लॉन्ग टर्म फंड्स रेशियो क्या बताता है कि कितनी फिक्स्ड एसेट्स है जो हमारी लॉन्ग टर्म फंड से फाइनेंस हुई है, कितने मतलब लॉन्ग टर्म का पैसा ले रखा है किसको फाइनेंस करने के लिए, फिक्स्ड एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए। नहीं था, कौन सा रह गया? लिख लो, फिक्स्ड एसेट्स टू लॉन्ग टर्म फंड्स रेशियो। उसमें फॉर्मूले में क्या आएगा? जैसे हमारे लॉन्ग टर्म फंड्स ओके, मेथड करने अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करने। वैसे ये जैसे पहले वाले मेथड थे ना, घुमा फिरा के निकालने वाले, इसमें बैलेंस शीट यूज होगी थोड़ी बहुत।